नोटबंदी देश के आम इंसानों के लिए परेशानी और आफत लेके आई, पर यही नोटबंदी बीजेपी के नेताओं के लिए एक बहुत बड़ा जैकपॉट निकला। मैं कुछ तथ्यों के साथ आपके सामने कुछ ऐसी चीज रखना चाहता हूं कि जिससे आप और देश की जनता भी चौंक उठेगी। बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी 2009 में उसकी थोड़ी बहुत शुरुआत हुई। बिटकॉइन ये कोई कॉइन नहीं है जैसा कि आप जानते हो, ये कोई फिजिकल करेंसी भी नहीं है जैसे कि 100 का नोट हो, 500 का हो, 2000 का हो। ये कोई नोट नहीं है, ये कोई कॉइन नहीं है, और फिर भी एक ऐसी करेंसी है कि जिन दो लोगों के बीच में सीधा ट्रांजैक्शन होता है, तीसरे को पता नहीं चलता है। आज हम भारत में है, मेरे पास रुपीस है और मैं लंदन जा रहा हूं तो मुझे पाउंड चाहिए, मुझे करेंसी कन्वर्ट करनी पड़ेगी। मैं अमेरिका जा रहा हूं तो मुझे यूएस डॉलर करना पड़ेगा। मैं जापान जा रहा हूं, मुझे येन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये एक ऐसी करेंसी है कि जिसका कोई कन्वर्जन जरूरी नहीं। आप कहीं भी दुनिया के किसी भी देश में जाओ और बिटकॉइन से आप खर्चा कर सकते हो। इंडियन रुपीस के तुलना में सीआईडी क्राइम गुजरात के आंकड़े को माने तो एक बिटकॉइन की वैल्यू आज के दिन में 5 लाख रुपया है। और ये ज़रूरी नहीं कि एक बिटकॉइन आप यूज़ करो। जैसे 1 रुपया होता है, उसमें से आप 10 पैसा खर्च कर सकते हो, 2 पैसा कर सकते हो, 50 पैसे कर सकते हो। उसी तरह बिटकॉइन का 1/1000 छोटा सा छोटा हिस्सा भी आप खर्च कर सकते हो। मैं आपको एक छोटा सा वीडियो भी दिखा दूंगा जो बिटकॉइन के ऊपर आपको और अच्छी तरह से समझाने की कोशिश होगी। बिटकॉइन जिस ब्लॉकचेन के जरिए चलता है वो फुल प्रूफ होता है। कोई भी कॉइन जनरेट नहीं कर सकता है। इसे कहते हैं माइनिंग, बिटकॉइन माइन करना। उसके लिए इनकी फिक्स एजेंसी है, हवाले से पैसा जाता है। हांगकांग में कोई एजेंट है उसका। आप सूरत में आपके पास नोट है, आप इलीगल हवाले से वो नोट दिया पुराना, वो चला गया नेपाल में। नेपाल वाला बंदा जो है वहाँ से नोटबंदी के बाद भी वो पुरानी नोट एक्सेप्ट कर लेगा। वहाँ से वो हवाला देगा सिंगापुर वाले को, सिंगापुर वाला देगा कहीं और वहाँ से हांगकांग वाला आपका पैसा आने के बाद एक कोड जनरेट करेगा जिससे बिटकॉइन माइन होगा। और बिटकॉइन माइन हो गया, जो बिटकॉइन माइनिंग करता है उसको एक लंबी प्रोसीजर से गुजरना है, उसको अपना कमीशन मिलेगा। आपको अपने पैसे पुरानी नोट के बदले में आपको नया बिटकॉइन मिल गया। और बिटकॉइन ऐसा है कि जिसमें बीच में कोई बैंक नहीं, इसको कोई पकड़ नहीं सकता, 1-to-1 ट्रांजैक्शन है। और ये बिटकॉइन इस मोबाइल में रह सकता है, मेरे आईपैड में रह सकता है, मेरे लैपटॉप में रह सकता है, मेरे किसी भी जगह पे मैंने पासवर्ड कर दिया, किसी की ज़रूरत नहीं, मेरे दिमाग में मैंने कोड फिट कर लिया तो मैं कहीं पर भी जाके कहीं पर भी लॉगिन होके मेरा बिटकॉइन में यूज़ कर सकता हूँ। सीआईडी क्राइम गुजरात की माने तो शुरू में उन्होंने कहा था कि बिटकॉइन में सूरत में नोटबंदी के बाद, डिमोनेटाइजेशन के बाद 1500 करोड़ का फेरबदल हुआ होगा। फिर आ फिगर आया 5000 करोड़, और जो लीडिंग वर्नाक्युलर न्यूज़पेपर है उनका
और कुछ ऑथेंटिक तो हम नहीं कह सकते, पर ब्लॉगर्स है जिसको लीडिंग न्यूज़पेपर दुनिया के जिसके ऊपर से स्टोरी करते हैं, ऐसे ब्लॉगर्स के की माने तो वो कहते हैं 88,000 करोड़ नोटबंदी के बाद सिर्फ सूरत में पुरानी नोट से बिटकॉइन जनरेट हुआ। और ये सारा काम बीजेपी के नेताओं, जिस तरह से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और उनकी बैंक रेस 3 से ज़्यादा कमाई उस बैंक की पुरानी नोटों में सिर्फ गिनती के दिनों में हुई थी, उसी तरह का ये काम हुआ। दैट इज़ वन पार्ट। मैं आता हूँ पहले मेरी बात, क्योंकि ये थोड़ा 2 पार्ट वाला स्टोरी है। एक मैं आपको कहता हूँ बिटकॉइन डीमोनेटाइजेशन के ज़रिए सीआईडी क्राइम की माने तो 5,000 करोड़, लीडिंग न्यूज़पेपर वर्नाक्युलर गुजराती की माने, ब्लॉगर्स की माने 88,000 करोड़। और सिर्फ यहाँ पे रुका नहीं, फिर एक नई योजना शुरू हुई। देखिए आप, भाई भूख और भ्रष्टाचार, भाजपा ने इस सूत्र को कैसे लिया है। भाई पैदा करो, अपनी भूख मिटाओ और आराम से भ्रष्टाचार करो। ये जो जितने बिटकॉइन सूरत में लिए, उनमें से बीजेपी के नेताओं ने अपनी एक चेन खोली। मैं प्रणव भाई के बारे में जानता हूं और मुझे पता चले कि प्रणव भाई के पास 100 बिटकॉइन है, 5 करोड़ के बिटकॉइन हैं, तो मुझे बीजेपी के उस नेता को इन्फॉर्मेशन देना है। मुझे वो 1% कमीशन देंगे इन्फॉर्मेशन देने की, और इन्फॉर्मेशन लेने के बाद मैं सीबीआई का अफसर या पुलिस, इनकी मदद से इनको अगवा कर लूँगा। प्रणव भाई को उठा लिया, उसको कहेंगे कि तुम्हारे पास बिटकॉइन है, मेरे पास इन्फॉर्मेशन कॉन्क्रीट है, ईडी और इनकम टैक्स तुम्हारा केस बनाएगी, जिंदगी भर जेल में रहोगे, बचना है, हाथ जोड़ेंगे बचाओ। ठीक है, तुम्हारे बिटकॉइन है, जो मैं कहूँ उस वॉलेट में ट्रांसफ़र कर दो और ऊपर से थोड़ा कैश दे दो, चलो आप फ्री हो गए। फिर दूसरे को पकड़ो, उससे इसी तरह से करो। ऐसा करते करते एक शैलेश भट्ट करके सूरत का रहने वाला, शैलेश बाबूलाल भट्ट, उसको सीबीआई के इंस्पेक्टर सुनील नायर ने बुलाया कि तेरे पास बिटकॉइन है। अमित शाह अरेस्ट हुए तब से मेरा अमित शाह से परिचय है, और ये सारा रिकॉर्डिंग है मेरे पास, क्योंकि मैं तो जानता हूँ बीजेपी चाहूँ मेरे खिलाफ करे, बहुत केसेस करती हैं, कहीं आज तक फ़ायदा नहीं हुआ, एक और केस कर ले मैं लड़ लूँगा। सुनील नायर कहता है कि अमित शाह अरेस्ट हुए तब से पहचान है, पैसे दे दे वरना फिट कर दूंगा। शैलेश बाबूलाल भट्ट सोचता है कि कहाँ झंझट में पड़ूं, सौदा होता है 5 करोड़ का। 5 करोड़ सीबीआई इंस्पेक्टर को देता है कि जान छूटे। कुछ दिनों बाद यही शैलेश भट्ट गांधीनगर के पास कोबा सर्कल निधि पेट्रोलियम वहाँ खड़ा होता है, उसके साथ किरीट पालड़िया है, ड्राइवर महिपाल है। पेट्रोल पंप के पास वो अपनी फॉर्च्यूनर वाइट गाड़ी में खड़े हैं और पेट्रोल पंप पे धड़ाधड़ 3 पुलिस वैन आते हैं। एक सुमो है GJ14 129, 2 वॉल्वो गाड़ी आती है GJ14 306, GJ18 790, 6 लोग पुलिस वर्दी में, 5 लोग सिविल ड्रेस में
और इनको उठा के ले जाते हैं फार्म हाउस में। दहेगाम विलेज के पास, दहेगाम रोड पे मौड़ी विलेज के पास केशव फार्म में इनको रखा जाता है। वहाँ उनको मारा जाता है और कहते हैं कि मारने वाला खुद को कि मैं एलसीबी पीआई एपी पटेल हूँ, तेरे पास बिटकॉइन है, तो ज़िंदगी भर जेल में रहना है या बिटकॉइन दे देना है। 200 बिटकॉइन, 10 करोड़ के बिटकॉइन। वो पीआई कहता है कि ZEB पे इस नाम का और ब्लॉकचेन वॉलेट है, ब्लॉकचेन वॉलेट में ज़ेब पे ZEBPAY है, उसमें ट्रांसफ़र कर। वो अपने मोबाइल से 200 बिटकॉइन 10 करोड़ के उसमें ट्रांसफ़र कर देता है, 200 करोड़ के। उसके बाद कहता है कि और 32 करोड़ कैश चाहिए। तो वो कहता है कि आंगड़िया, जो कुरियर, इलीगल कुरियर सर्विस टाइप एक चलता है आंगड़िया सर्विस, उसे फ़ोन करता है, एक नाम देता है, इधर 32 करोड़ ट्रांसफ़र करना है। ये सब कुछ होने के बाद इसको छोड़ा जाता है। फिर ये शैलेश भट्ट सोचता है कि पहले सीबीआई वाला ले गया, अब अमरेली पुलिस ले गई, बेहतर तो यही होगा कि मैं इससे छुटकारा पा लूँ। वो एक एक्स एमएलए बीजेपी का है, महेंद्र सरवैया, उसको मिलता है। वो उसको स्टेट होम मिनिस्टर प्रदीप सिंह जाडेजा के पास ले जाता है। प्रदीप सिंह जाडेजा कहानी सुनते हैं और कहते हैं कि दम है। जो इंडिपेंडेंट विटनेस का ऑडियो रिकॉर्डिंग है मेरे पास, वो कहता है कि बात होती है बीजेपी के फंडिंग की, वो हाँ बोलता है। और फिर उसको सीआईडी क्राइम में भेजा जाता है। मैंने मास्टर किया है लॉ में, मैं एलएलएम हूँ। एक लेमैन को भी आप पूछिए कि अगर एक्स ने वाई के साथ फ्रॉड किया, उसको लूट लिया और एक्स पुलिस स्टेशन जाता है, तो कंप्लेनेंट कौन बनता है? जिसके पैसे गए वही फरियादी होता है ना। हाँ, कानून कहता है कि जब कंप्लेनेंट नहीं मिलता है, पुलिस कंप्लेनेंट बन सकती है। पर व्हेन देयर इज ए कंप्लेनेंट, सफरर, यहां पे क्या होता है? गुजरात सीआईडी क्राइम शैलेश भट्ट की कंप्लेन नहीं, पहले एप्लीकेशन लेते हैं, फिर सीसीटीवी कैमरा, वो कहता है साहब ये पंप पे था, सीसीटीवी देखो। सीसीटीवी में देखते हैं कि हाँ पुलिस की गाड़ी आती है, अमरेली वाले हैं, उठा के जाते हैं, नंबर मिलते हैं। फार्म हाउस का कैमरा सीसीटीवी देखते हैं तो वहाँ इसको मारते हैं, सब कुछ मिल जाता है। सीआईडी क्राइम कहती है स्टोरी सही है। शैलेश भट्ट को कंप्लेनेंट नहीं बनाते हैं, पुलिस कंप्लेनेंट बनती है सीआईडी क्राइम, और एफआईआर दर्ज होती है सीआर नंबर 2/2018। ये कंप्लेन वहाँ पे पुलिस सीआईडी कंप्लेनेंट बन के, ये एफआईआर, मैं आपको कॉपी दे रहा हूँ इसकी, एफआईआर दर्ज होती है। इन्वेस्टिगेशन आगे निकलता है तो पता चलता है कि इसमें सिर्फ पुलिस वाले नहीं है, आईपीएस ऑफिसर है, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस अमरेली का, और उस आईपीएस अफसर को भी अंदर किया जाता है, पीआई को अंदर किया जाता है, 10 कांस्टेबल पकड़े जाते हैं, आज भी जेल में है। इन्वेस्टिगेशन आगे चलता है तो पता चलता है कि ये तो सर्प मोहरे थे, ओरिजिनल माइंड तो बीजेपी का लीडर है, भाजपा का नेता, एक्स एमएलए ऑफ बीजेपी नलिन कोटड़िया। और जब एक नाम खुलता है कि नलिन कोटड़िया इज मास्टरमाइंड, तो नलिन कोटड़िया एक अपना वीडियो वायरल करता है, पकड़ के देखो, मैं नहीं, बहुत सारे भाजपा के आका है, सबका खोल दूंगा। गुजराती में कहते हैं वटाणा वेरी नाखीस, मीन्स सबको एक्सपोज कर दूंगा। फिर नलिन कोटड़िया को पुलिस अरेस्ट नहीं करती है। आज भी ये नलिन कोटड़िया एब्सकॉन्डिंग हो गया। जो कल तक विधानसभा में, सचिवालय में, होम मिनिस्टर के पास दिखता था, आज पुलिस कहती है वो मिल नहीं रहा, हम पोस्टर लगा रहे हैं उसका कि कोई मिले तो हमको खबर करें। वो एब्सकॉन्डिंग है। और जो इस अमरेली केस में विटनेसेस हैं, उसको सीआईडी क्राइम धमकाती है, बुलाती हैं, आओ तुम्हारा और स्टेटमेंट लेना है, तुम्हारा फर्दर स्टेटमेंट लेना है।
कोशिश ये है कि विटनेसेस को तोड़ दो। कंप्लेनेंट शैलेश भट्ट नहीं है, पुलिस है। इसके बाद एक दूसरा केस होता है, आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। सीआईडी क्राइम एक दूसरी एफआईआर फाइल करती है और उसमें कहती है कि ये जो शैलेश भट्ट है उसने 2 लोगों से बिटकॉइन लूटे थे और वो 155 करोड़ के हैं, 155 करोड़। अब शैलेश भट्ट भी एब्सकॉन्डिंग है, वो मिल नहीं रहा, वो भी भाग गया है। सीबीआई के जिस इंस्पेक्टर का नाम दिया मैंने, कंप्लेनेंट का मेरे पास रिकॉर्डिंग है, वो सीआईडी क्राइम को लिखवाता है कि साहब मैं सच बोलता हूं, मेरी ये गाड़ी आप सीबीआई के इस ऑफिस के सीसीटीवी फुटेज मंगवा लो, 2 किस्तें में 5 करोड़ देने में गया था। ये सारे सीसीटीवी फुटेज मेरी बात को बिल्कुल प्रूफ है मेरा, पर सीआईडी क्राइम उस सीबीआई इंस्पेक्टर को टच नहीं करती है। सीबीआई उसको गुजरात से नॉर्थ ईस्ट स्टेट ट्रांसफर करती है, पर अभी तक वो अक्यूज्ड नहीं है। और जो गवर्नमेंट, ईडी, इनकम टैक्स, मेरे विधायक कर्नाटक में गए थे तो वहाँ मेरे विधायक थे, वहाँ रेड कर सकती थी। चालू चुनाव में कर्नाटक में कोड ऑफ कंडक्ट थी, फिर भी 44 एमएलएज मेरे जो कैंडिडेट थे वहाँ ईडी और इनकम टैक्स गई। पर यहाँ जहाँ लीडिंग न्यूज़पेपर कहते हैं 88,000 करोड़, सीआईडी क्राइम कहती है 5,000 करोड़, वहाँ ना सीबीआई गई, ना ईडी गई, ना इनकम टैक्स गई। मेरी डिमांड है कि कोर्ट मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशन, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशन के बगैर इसमें कुछ नहीं निकलेगा, क्योंकि जो चोर है वही कोतवाल है, वही न्यायाधीश है। तो अगर सरकार करेगी तो कुछ निकलेगा नहीं। काला धन, एक्सटॉर्शन, इसका एपी सेंटर भाजपा और उसका प्लेटफॉर्म गुजरात है। तो मैं ये मांग की है और 5 सवाल भी मैंने उठाए, वो मैं आपको और बाद में आपके सवाल लूँगा। मैं भाई रचित, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जो वीडियो है, थोड़ी सी सेकंड्स की वीडियो है, आप देखेंगे तो बिटकॉइन के बारे में आपकी थोड़ी क्लैरिटी होगी। उसके बाद में आपके जो क्वेश्चंस होंगे उस क्वेश्चंस का स्वागत रहेगा। दोस्तों आज मैं बताने वाला हूँ बिटकॉइन के बारे में। बिटकॉइन एक सॉफ्टवेयर डेवलपर सतोशी नाकामोटो ने बनाया, जो एक इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम था, जो एक मैथमेटिकल लॉस को प्रूव करता था कि एक ऐसी करेंसी बनाई जा सके जो कि कोई एक शख्स या डिपार्टमेंट उसको कंट्रोल ना करे, बल्कि लोग इसको आपस में एकदम थोड़ी से ट्रांजैक्शन फीस पर इस्तेमाल कर सके। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जिस तरह हम अपने इंडियन रुपी को 100 पैसे में 1 रुपए कन्वर्ट करते हैं, इसी तरह से हम 1 बिट को 10 करोड़ सतोशी में कन्वर्ट करते हैं। 10 करोड़ अगर सतोशी आपके पास होता है तो वो मिलकर आपका 1 बिट हो जाता है। जिस तरह हमारे पास अगर 100 पैसे हो तो 1 रुपया बनता है। दोस्तों बात करते हैं कि आखिर बिटकॉइन है क्या। तो बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी है जो कि कंप्यूटर पावर से बनाई जाती है और कंप्यूटर पर ही सेव रहती है। कोई भी बिटकॉइन को कंट्रोल नहीं करता। बिटकॉइन आम करेंसीज की तरह नहीं होती है जो कि प्रिंट हो सके। ये करेंसी आम लोग बनाते हैं और उसको इस्तेमाल करते हैं। बिटकॉइन कंप्यूटर की कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके बनाई जाती है और दुनिया भर में लोग अपने कंप्यूटर्स और डेडिकेटेड इक्विपमेंट से बिटकॉइंस माइन करते हैं। जो खासियत बिटकॉइन को सबसे अलग बनाती है दोस्तों वो ये है कि इसको कोई शख्स या डिपार्टमेंट कंट्रोल नहीं करता, बल्कि ये कंप्यूटर एल्गोरिथम के मुताबिक कंट्रोल होता है। अब बात करते हैं कि ये बिटकॉइन माइनिंग कैसे होता है। दोस्तों मैं आपको बताऊं कि हमारी करेंसीज गवर्नमेंट खुद प्रिंट करती है, लेकिन बिटकॉइन को प्रिंट करने की जरूरत नहीं। बिटकॉइन बनाने को बिटकॉइन माइनिंग कहते हैं, जो कि इंटरनेट से ही होता है। अब ये बिटकॉइन माइनिंग कैसे चलता है तो आइए बताते हैं। दोस्तों दुनिया भर में लोग एक दूसरे को बिटकॉइन भेजते हैं ताकि वो ट्रेड कर सकें, लेकिन जब तक कुछ लोग या कंप्यूटर्स उसका रिकॉर्ड ना रखें तो पता नहीं चलेगा कि किसने किसको कितना बिटकॉइन दिया।
इस प्रॉब्लम को बिटकॉइन नेटवर्क सॉल्व करता है। वो सारी ट्रांजैक्शन एक जगह जमा करता है जिसको एक ब्लॉक कहते हैं। दोस्तों, ये माइनर्स की जॉब होती है कि वो ट्रांजैक्शन को कंफर्म करें और उनको रिकॉर्ड के अंदर डालें। अब बात करते हैं कि आखिर ये बिटकॉइन काम कैसे करता है। दोस्तों, बिटकॉइन ट्रांजैक्शन इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट के जरिए लेन देन करता है और डिजिटली साइन होता है सिक्योरिटी के लिए। बिटकॉइन नेटवर्क एड्रेस के जरिए हर कोई इसको वेरीफाई कर सकता है। ये वैसे 6.5 मिनट का है, पर मोटे तौर पे मैं जो आपको कहना चाहता था वो आपको क्लैरिटी हो गई है। अगर ज़रूरत हुई तो आपको इसकी लिंक मेल आपके साथ जाएगी, उसके साथ इसकी लिंक मैं भेज दूंगा ताकि बिटकॉइन के बारे में थोड़ी क्लैरिटी ज़्यादा अगर जिनको चाहिए वो मिल सकती है। नाउ आई हैव 5 क्वेश्चंस। मैं पूछता हूँ प्रधानमंत्री जी को, एट हुज बिहेस्ट did the Amreli police extort bitcoins and money through middlemen from investors? Why did the investigation agency not make Shailesh Bhatt as a complainant in the FIR that was filed in the first case? 2. Complainant has himself stated in his statement that CBI inspector Shri Sunil Nair extorted rupees 5 crore from him, not initiated any action. Why Shri Sunil Nair has not been made an accused but only transferred from Gujarat to Northeast? Third, who are the top BJP leaders against whom Shri Nalin Kotadia has damning evidence? Why the CBI, ED, central authorities not investigating the mega Bitcoin scam? Who are they shielding? What is the cover-up? Fifth, was Modi ji's demonetization used to convert the black money to white money by BJP leaders in Gujarat and dupe investors through multiple extortion of illicit money? And last but not the least, sixth, if Modi government can send CBI and ED to investigate Congress leaders in Karnataka before and during election, what prevents from investigation agencies to their cover-up? We demand an impartial Supreme Court monitored judicial investigation in this mega Bitcoin scam so that truth comes out. आपके कोई सवाल होंगे तो उनका स्वागत रहेगा। हमारी मदद नहीं की थी, बीजेपी की मदद की थी। ही वोटेड फॉर बीजेपी ड्यूरिंग पाटीदार एजिटेशंस। पहले उन्होंने बीजेपी से छोड़ के पाटीदारों के साथ हूँ ऐसा स्टेटमेंट दिया था, पर बाद में वो बीजेपी के साथ रहे। उन्होंने अनाउंस भी किया। हो सकता है कि उसी वक्त ये सारी चीज़ों का सौदा हुआ हो और इसीलिए हम जुडिशियल इन्वेस्टिगेशन मांगते हैं कि वही नलिन कोटड़िया हैं, बीजेपी के नेता हैं, जिसको सबको लग रहा था कि वोट एंटी बीजेपी करेंगे, पर बीजेपी के साथ राज्यसभा में भी वोट किया था और उनके साथ रहे थे। आई अप्रिशिएट आपके जो 2 सवाल है उसमें जो मैंने कहा कि 2 पार्ट है। पहला, आरबीआई और हमारा देश ये मानता है कि बिटकॉइन जो है वो लीगल नहीं है। कुछ डेवलप्ड कंट्री है जिन्होंने सिस्टम डेवलप की है, लाइक अमेरिका। उसमें लोग अपना टैक्स में दिखाते हैं कि हाँ बिटकॉइन पे मैंने ये रखा था, मैं इतना पैसा मुझे मुनाफा हुआ है, लीगल है। हमारे वहाँ कहा गया है कि बिटकॉइन लीगलाइज नहीं है। आरबीआई ने कहा है कि किसी भी बैंक इसको ना समर्थन करे। इन्फॉर्मेशन किसी के पास नहीं रहती इसमें, इसीलिए बड़ा
चिंता का विषय है। ये पैसा इलीगल ट्रांजैक्शन होता है, इसमें कोई बैंक बीच में नहीं आती है। आप मिडल मैन को पैसे हवाला से देते रहो। बिटकॉइन माइनिंग एजेंट है, वो बिटकॉइन माइन करेगा जब आपका पैसा आएगा, और आपके पास बिटकॉइन आ गया, फिर आपको ये परचेज करना है तो आपको रुपीज़, पाउंड, डॉलर किसी की ज़रूरत नहीं है। आप बिटकॉइन से मेरे और उसके बीच में सौदा होगा, ये चीज़ गई, पैसा मेरे पास आ गया। तो ये एक सवाल हुआ जहाँ पे ईडी, इनकम टैक्स, सारी सेंट्रल एजेंसीज, इतना बड़ा स्कैम तो क्या कर रहे थे वो? इसका मतलब ये कि सरकार के आशीर्वाद से चल रहा था। दैट इज़ वन पार्ट। सेकेंड पार्ट इज किसी एजेंसी को पता नहीं होता है ये पता होता है सिर्फ मैंने बिटकॉइन खरीदा, दूसरे ने बेचा उसको, पर मेरा अकाउंटेंट है या मेरा कोई दोस्त है, उसको मैंने अगर बात की तो उनको पता चलता है। या जो एजेंट जो बिटकॉइन माइनिंग करता है या उसका सब एजेंट, उसको पता होता है, गवर्नमेंट अथॉरिटी को नहीं पता होता है। उनसे इंफॉर्मेशन भाजपा के नेता लेते थे, पुलिस, सीबीआई का यूज़ होता था। मैं भाजपा का नेता हूँ, मुझे इन्फॉर्मेशन मिली, मैंने किसी एसपी को ट्रांसफ़र करवाया है, मेरा आईपीएस अफसर एसपी है, उसको मैं कहूँगा कि एक शिकार आया है, उठाओ इसको। क्योंकि बिटकॉइन जिसके भी ज़बरदस्ती ले लिए वो फरियाद करने से डरता है, क्योंकि वो खुद गुनहगार है, क्योंकि आपने इलीगल बिटकॉइन लिए। तो ये दोनों चीज़ है और दोनों में ही भारतीय जनता पार्टी अक्यूज्ड के कटघरे में खड़ी है। देखिए, पॉलिटिकल पार्टी की सबसे बड़ी अदालत जनता की अदालत होती है, और इसलिए हम जनता की अदालत में सारे तथ्यों के साथ बात रखते हैं। कोई भी एनलाइटन सिटीजन, कोई चाहे पीआईएल करके, जो जाना चाहेंगे उनको हमारे पास सारे तथ्य, सारे रिकॉर्डिंग, सारी चीज़ें हैं, वो हम देंगे। यस, एक करके मैं इधर आता हूँ। यस, बिल्कुल फाइनेंशियल एस्पेक्ट है, और इसीलिए काला धन स्विस बैंक में, मेरा तो सीधा आपका इसका कनेक्शन देखो आप। अगर इस तरह से आप नहीं नज़र रखोगे, आप सूरत में आपकी सेंट्रल आईबी होती है, आपका स्टेट का इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट होता है, ये कोई 2-5 करोड़ का मामला नहीं है। सीआईडी क्राइम कहती है कि करोड़ों का मामला है। सो आपकी एजेंसीज सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या कर रही थी? आपने अभी तक एक रेड नहीं किया। आपकी ईडी, आपका इनकम टैक्स सो रहा था क्या? यस, सॉरी जी, अच्छा, इसका नाम मैं नहीं ले रहा हूँ, इसका नाम इन्वेस्टिगेशन में आया है। एंड सीआईडी क्राइम के इन्वेस्टिगेशन में द स्टेटमेंट्स फ्रॉम द एक्यूज्ड, उसमें जो निकला है, उसमें निकला है कि मास्टरमाइंड तो बीजेपी का नेता है। जी, जी, देखिए, हमने जब भी मसले उठाए हैं वो पार्लियामेंट तक भी गए हैं। जहाँ ज़रूरत हुई है हमारी पार्टी ने लोगों के बीच में भी ये मसले को, लाइक नीरव मोदी, छोटे मोदी, और प्रधानमंत्री जिसको भाई बुलाते थे वो मेहुल भाई, उनका मसला पार्लियामेंट में भी गया। हमने सड़कों पे इसके भी प्रदर्शन किए, धरने किए। जहाँ जहाँ भी ऐसी एज ए जिम्मेवार ऑपोजिशन हमें रोल करना होता है वो हम करते हैं और करते रहेंगे। देखिए, मैंने जो आप कहते हो उसका पूरा देखा नहीं है, पर मैं मानता हूं कि कर्नाटक कांग्रेस वाला शासित राज्य था। जब पेट्रोल डीजल महंगा होने लगा तो वैट जो होता है, जो राज्य का टैक्स होता है, वो सबसे कम करने वाले राज्यों में कर्नाटक वाज वन ऑफ द स्टेट
जब सोनिया जी ने रिक्वेस्ट की कि कांग्रेस शासित राज्य पेट्रोल और डीजल में वैट कम करने की, जब उन्होंने सभी राज्यों को कहा था, जब यूपीए पावर में थी, तो कर्नाटक में हमने वैट कम किया था। और इसीलिए आपने देखा होगा कि कर्नाटक का वैट कंपेयर टू अदर स्टेट बहुत कम था। आज की जो आप बात करते हो, क्या, क्यों और कैसे बढ़ाया है, उसके बारे में मेरे पास अभी इस वक्त पूरी हकीकत नहीं है। देखिए, मैं मानता हूं कि जो हमारी सुरक्षा में लगे रहते हैं, जान पे खतरा मंडराता रहता है, पर राष्ट्र की अंदरूनी और बाहरी ताकतों से राष्ट्र को मजबूत रखने का काम करते हैं, उनकी डिमांड को पॉलिटिकली नहीं पॉजिटिवली देखना चाहिए। और मैं मानता हूं कि सरकार, मैं इसके पर कोई पॉलिटिक्स नहीं करना चाहता हूं, पर एक मांग उठी है तो उस मांग को संतुष्टि के साथ सरकार उसका संज्ञान ले। हो सकता है कि कहीं फिनेंशियल क्राइसिस है तो प्रधानमंत्री जी कहाँ कर्टेल करना चाहिए, जो बहुत ज़रूरी नहीं है, ऐसी जगहों पे खर्चा कम कर सकते हैं, पब्लिसिटी पे, फॉरेन टूर्स पे करके भी इनकी जो मांगे हैं वो पूरी करनी चाहिए। यस, देखिए, मैं मेरा आंकड़ा दूं तो शायद किसी को ठीक लगे ना लगे, इसलिए मैंने आंकड़े दिए हैं। एक सीआईडी क्राइम जो कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है जो इसमें कर रही है, उनका खुद का मानना है, वो आंकड़ा दिया है। मैंने दूसरा आंकड़ा दिया है वहाँ के इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करने वाले जो पत्रकार साथियों हैं, उन्होंने स्टोरी बनाई और लीडिंग न्यूज़पेपर ने, और जिसका डिनायल नहीं आया सरकार की ओर से कि ये गलत है, उसमें 88,000 करोड़ है। ब्लॉगर्स जो इंटरनेट पे लिखते हैं उनका मानना है 88,000 करोड़। और इसीलिए मैंने तीनों आंकड़े आपके सामने रखे हैं। देखिए, हमारा स्टैंड हमने पहले भी क्लियर किया हुआ था कि इस देश में शांति, एकता बहुत ज़रूरी है। मज़हब के नाम पे राजनीति ठीक नहीं होती है। हमारे वहाँ इंटरनल डेमोक्रेसी है, हमारे वहाँ भारतीय जनता पार्टी नहीं है कि अंतरात्मा बंद कर दो। किसी का इंडिविजुअल ओपिनियन कुछ भी हो सकता है। पार्टी का स्टैंड पहले भी इस केस में हमने बताया था, आज भी वही है। जो भी दोषी है, हमने कहा है कि दोषी किसी मज़हब का नहीं होता, दोषी एक्यूज्ड एज एन इंडिविजुअल देखा जाना चाहिए। वो कौन से मज़हब का है, कौन सी जाति का है, किससे जुड़ा है, वो नहीं देखा जा सकता। वो हमारा स्टैंड है। अगर कोई भी दोषी है तो उसके इस खिलाफ जो भी कानूनन काम होता है वो होता है। उसमें कभी कांग्रेस ने, हमारे साथी भी कहीं हो, हमने कभी उसको बचाने की कोशिश नहीं की। हाँ, भाजपा करती है कि अमित शाह जी के खिलाफ हो तो उसके लिए आपके मापदंड बदल जाते हैं, और लालू प्रसाद जी के मामले में आपके मापदंड बदल जाते हैं। सीबीआई फर्स्ट अपील तक नहीं करती है क्योंकि अमित शाह एक्यूज्ड है। फर्स्ट अपील तो करना चाहिए। जहां 3 मर्डर, और उसमें एक तो हिंदू, तुलसी और राम जिसमें आता है, तुलसी राम प्रजापति दोनों है, तुलसी भी है राम भी है, उसका मर्डर है, तो कम से कम राम के नाम पे तो कम से कम वो करके एक अपील कर देते, एक अपील, जस्ट 1 अपील। थैंक यू वेरी मच।